अच्छा अब ये बताइएगा कि जो शुगर के पेशेंट्स हैं उन्हीं के हवाले, क्योंकि शुगर का पहले कर लेते हैं, फिर जेनेरिक भी मैंने आपसे पूछना है कि जेनेरिक भी बताएं कि क्या सैरी करनी चाहिए। शुगर के पेशेंट्स को सैरी में क्या इस्तेमाल करना चाहिए जिससे उनको भूख और प्यास से वो बच जाएं? मतलब एक वैसे तो नेचुरली लगती है, लेकिन शुगर के पेशेंट्स क्योंकि अपना उनका एक वो चल रहा होता है, तो उसमें क्या उनको डाइट लेनी, क्या सैरी क्या करनी चाहिए? अच्छा, इसमें इस टॉपिक का जरा पहले बाद में आए, पहले थोड़ा सा आप ये कर लें कि देखें, प्यास तो आम आदमी को भी लगती है। जो शुगर नहीं है, रोज़े में प्यास लगती है और रोज़े में भूख भी लगती है। लेकिन जो आम आदमी है जिसको शुगर की बीमारी नहीं है, उसको प्यास लगने की वजह उसमें कुछ और होती है और भूख लगने की वजह उसमें कुछ और होती है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में ये चीज़ जो है ना टोटली चेंज हो जाती है। यानी जो शुगर पेशेंट्स हैं उनमें अब सवाल आपका पहले ये होना चाहिए कि डायबिटिक पेशेंट को ड्यूरिंग रमज़ान प्यास पहले क्यों ज़्यादा लगती है। पहले तो बात प्यास पे कर ले। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स को शुगर के मर्ज़ में फास्टिंग के दौरान प्यास ज़्यादा लगती है, उसकी वजह वो नहीं होती जैसे आम आदमी को लगती है, रोज़े की वजह से नहीं लगती। इसके पीछे कुछ डिजीज़ प्रोसेस है। अब उस पर बात करते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसमें एक ख़ास किस्म का प्रोसेस चलता है जिसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक डायूरेसिस। उसमें होता ये है कि जब शुगर पेशेंट जो है वो सहरी करता है और सहरी में ऐसा खाना खाता है जिससे शुगर लेवल स्पाइक करती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं, जिसमें प्रोटीन कम है, जिसमें सब्जियां कम हैं, शुगरी ड्रिंक्स हैं या मीठे खाने हैं या कार्ब्स उसमें ज़्यादा हैं और सिंपल कार्ब हैं, तो क्या होता है कि सहरी करने के फ़ौरन बाद विदिन 2 आवर्स उनके लेवल्स बहुत शूट करते हैं। जब वो लेवल शूट करते हैं तो ग्लूकोज कहाँ से निकलता है? यूरिन के ज़रिए निकलता है बॉडी से, जो हाई लेवल हुआ था। जब यूरिन के ज़रिए निकलता है तो वो क्या करता है? पानी को अट्रैक्ट करता है, पानी को खींच के निकालता है पेशाब के ज़रिए। ग्लूकोज तो निकल ही रहा होता है हाई लेवल से, वो साथ अपने पानी भी निकाल लेता है। इसको कहते हैं ऑस्मोटिक डायूरेसिस। तो ये जो ऑस्मोटिक डायूरेसिस होते हैं, इसकी वजह से शुगर पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेशन में चला जाता है, पानी की कमी का शिकार हो जाता है विदिन 2 आवर्स। यानी अभी सहरी हुई है, 2 घंटे के अंदर अंदर पानी खत्म, तो वो अगले जो बाकी जो 12 घंटे वो कैसे गुजारेगा या 13 घंटे कैसे गुजारेगा? अगर लंबा रोज़ा है, अगर फिर सर्दियों का रोज़ा भी है तो पहले 2 घंटे में तो पानी गया, तो बाकी 10 घंटे 8 घंटे कैसे गुजरेंगे? तो वो डिहाइड्रेशन में जाने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है और इस खतरे की वजह से उनको ये प्यास का जो एलिमेंट ज़्यादा है। तो ये पहली वजह है जो कि डिहाइड्रेशन की वजह। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं जो कि नहीं उनको करनी चाहिए। जैसे बेकरी आइटम्स हैं, तली हुई चीज़ें हैं, उनकी वजह से भी उनको प्यास ज़्यादा फील होती है। तो जिसकी वजह से उनको जब प्यास फील होती है तो वो ज़ाहिर रोज़े में पानी तो नहीं पी सकते, तो उसकी वजह से उनको थर्स्ट बहुत ज़्यादा लगती है। एक तो ऑस्मोटिक डायूरेसिस की वजह से, फिर गैर ज़रूरी ऐसे खाने जो कि प्यास लगवाते हैं उनकी वजह से भी उनको जो है ना प्यास ज़्यादा फील होती है। तो ये ऐसी वजह है जिसकी वजह से प्यास ज़्यादा लगती है। अब भूख का बात करते हैं पहले कि भूख फिर डायबिटिक पेशेंट को क्यों लगती है ड्यूरिंग रमज़ान। अगर डायबिटिक पेशेंट को जो भूख लगने का प्रोसेस वजह ये होती है कि अगर डायबिटिक पेशेंट प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा, जिसमें अभी बात करेंगे, क्या होता है ऐसी डाइट ले रहा है जिसमें कार्ब्स ज़्यादा हैं, जिसमें शुगर ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के वो खाने खा रहा है, सहरी में बात करें, तो क्या होगा कि उसका शुगर लेवल स्पाइक करेगा। जब शुगर लेवल स्पाइक करेगा तो जो ख़ास किस्म के हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, जिसको हम GLP-1 हार्मोन्स कहते हैं या इंक्रेटिन हार्मोन्स कहते हैं, उन पे इसका असर पड़ता है। जब उन पे इसका असर पड़ता है और वो क्या होता है, उसका लेवल लो हो जाता है ड्यू टू दिस हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो फूड है। ठीक है, अब ये जब खाने इस तरह के खाए जाते हैं तो जो अल्लाह ताला ने एक पार्ट बनाया है ब्रेन में जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। जो हाइपोथैलेमस में का कुछ और फंक्शन भी होते हैं, उसका मेन फंक्शन ये होता है कि एपेटाइट कंट्रोलर होता है। एपेटाइट सेंटर कह लें या भूख का सेंटर कह लें। इस भूख के सेंटर पे जो है वो इफ़ेक्ट पड़ता है और उसमें फिर जो है वो हार्मोनल इफ़ेक्ट्स में देखिए वो भी इसमें शामिल होते हैं, हाई लेवल भी इसमें शामिल होता है। तो क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से फिर सिग्नल जाने शुरू हो जाते हैं मैदे को कि शुगर लेवल हाई है और सैटिस्फैक्टरी कम है और भूख ज़्यादा लगती है। एक तो ये चीज़। दूसरा ये कि जब शुगर लेवल हाई होता है तो सेल्स को ग्लूकोज नहीं पहुंचता, सेल जो है अंदर से भूखा हो जाता है। बिल्कुल सही।
क्योंकि ग्लूकोज तो हाई है। अब वो दवाई भी सही नहीं ली हुई है, और अगर ली भी नहीं हुई शहरी में, और खाने भी ऐसे खाए हुए, शुगर लेवल हाई है लेकिन ग्लूकोज ब्लड में हाई है, सेल के अंदर नहीं जा रहा। तो जब सेल एक भूखा है तो वो डायरेक्ट ब्रेन को फिर मैसेज पहुंच रहा है कि मुझे कुछ दो, मैं तो भूखा हूँ। तो उससे फिर मैदे को मैसेज आता है ब्रेन की तरफ से कि यार ये तो कुछ भी नहीं, सेल तो भूखा है, तो कहो ना खाना किधर जा रहा है। खाना आ रहा होता है लेकिन वो सारा लेवल ऊपर जा रहा होता है, सेल को एनर्जी नहीं मिल रही होती। तो ये दो प्रोसेस हैं जिसकी वजह से प्यास और भूख रमज़ान में डायबिटीज़ को ज़्यादा लगती है। अब इसका हल क्या है? अब जो सवाल था आपका, अब देखिए, अब ये प्यास ना लगे और भूख ना लगे डायबिटिक पेशेंट्स को, उसका हल जो है वो उनकी डाइट में है। अब इस पर बात करते हैं। तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट अगर हैं तो कम क्वांटिटी में हैं, और वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हों। कौन से? होल व्हीट, ओट्स, ठीक है, या खालिस गंदम की आधी चपाती या एक चपाती सहरी में या अफ्तारी में। इस तरह का थोड़े क्वांटिटी में कॉम्प्लेक्स कार्ब, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन, गोश्त, चिकन ले लें, एग्स ले लें, अंडे ले लें, या पल्सेस, दालें, सो प्रोटीन लें। तो ये चीज़ें उनको प्रोटीन लाजमी लेनी है और ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी है बजाय कार्ब्स को लेने के। एक चीज़। दूसरा, सैलड्स, फाइबर का इंटेक उन्होंने करना है। और फाइबर कहाँ से लेना है? वेजिटेबल से। और वेजिटेबल से कहाँ से? सैलड। तो सैलड या सब्जियां जो हैं, और ख़ास तौर पे जो सब्जियां ज़्यादा जो फाइबर जिनमें होता है वो आपकी ब्रोकली है, साग है, और खीरा है। इस टाइप की जो सब्जियां हैं जो हर मौसम में अवेलेबल होती हैं, इसका सैलड, या बंद गोभी है, या बंद गोभी की जो पत्ते हैं वो हैं सैलड के पत्ते। तो ये चीज़ लेने से जो है वो प्यास का अमल भी कम होगा, और शुगर स्पाइक नहीं करेगी, भूख भी नहीं लगेगी, डाइजेशन स्लो होगी, और इंसान भरा हुआ पेट महसूस करेगा आखिर तक। क्योंकि फ़ाइबर जो इसमें इस डाइट में होगा जो मैंने बताई है, वो फ़ाइबर देर तक बॉडी में रहेगा, उसमें खाने की एब्जॉर्प्शन को स्लो करेगा, गैस्ट्रिक मूवमेंट्स को भी स्लो करेगा, तो प्यास भी नहीं लगेगी और भूख भी नहीं लगेगी। एक चीज़ ये है कि जो जिन सब्जियों का मैंने जिक्र किया, जैसे ब्रोकली है, बंद गोभी है, खीरा है, या भिंडी है, या तोरी है, इस किस्म की जो सब्जियां जो ज़मीन के ऊपर उगते हैं, उनमें एक खासियत होती है कि पानी को जो है वो सिक्रीट करती हैं, इनके अंदर अपना पानी होता है। तो जब ये इस चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं ख़ास तौर पे सहरी में, तो जैसे जैसे दिन गुज़रता है, रोज़ा लंबा होता है, तो ये सब्जियां मैदे में पानी को सिक्रीट करती हैं। तो वो जो पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन जो होती है, वो साथ साथ कवर हो रही होती है। पानी पी नहीं रहा होता पेशेंट, लेकिन जो उसने सहरी की होती है हेल्दी सब्ज़ी खा के, वो पानी सिक्रीट कर रही होती है, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन नहीं होती, प्यास नहीं लगती। तो इस किस्म की सहरी और इस किस्म के खाने खाने से ना प्यास लगेगी और ना भूख लगेगी। और इसके अंदर अगर कोई हेल्दी फैट शामिल कर ले तो वो भी डाइजेशन को बहुत ज़्यादा स्लो करते हैं। जैसे ऑलिव ऑयल ले लें, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल ले लें, खालिस वर्जिन ऑलिव ऑयल, साथ ये ले लें, या 4-5 बादाम ले लें, या 1-2 अखरोट ले लें। इसमें भी ऑयल होता है, हेल्दी ऑयल होता है, फैट होता है। वो फैट क्या करेगा? वो डाइजेशन को मज़ीद स्लो कर देगा। तो जो खाना खाया होगा, चाहे कम ही खाया होगा, यही जो मैंने खाने बताएं, उसकी डाइजेशन देर तक चलेगी, तो उसको 2, ढाई, 3, 4 बजे तक भूख ही नहीं लगेगी। अब 2, 3, ढाई, 4 बजे तक तो असर होने का टाइम होता है, तो असर के बाद थोड़ा सा टाइम रह जाएगा, ना भूख ना प्यास, ज़बरदस्त रोज़ा।